इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ शारुल कौशिक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। आईपीएल 2026 के 22वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को 32 रनों से हराया। चेपाक स्टेडियम में खेले गए इस मैच में सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मजबूत स्कोर खड़ा किया। टीम के बल्लेबाजों ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाया, जिससे केकेआर के सामने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा हुआ। जवाब में केकेआर की शुरुआत खराब रही और टीम लगातार अंतराल पर विकेट गंवाती रही। सीएसके के गेंदबाजों ने शानदार अनुशासन के साथ गेंदबाजी करते हुए विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। खासकर स्पिन गेंदबाजों ने चेपाक की पिच का पूरा फायदा उठाया। इस जीत के साथ सीएसके ने सीजन में अपनी दूसरी जीत दर्ज की, जबकि केकेआर अब भी पहली जीत की तलाश में है। टीम को अपनी बल्लेबाजी और रणनीति में सुधार की जरूरत है। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आईपीएल 2026 का सीजन किसी बुरे सपने से कम नहीं है। केकेआर को अब तक सीजन में एक भी जीत हासिल नहीं हुई है। मंगलवार रात आईपीएल 2026 का 22वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच चेपॉक के मैदान पर खेला गया। इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने केकेआर को 32 रनों से हराया। ये सीएसके की इस सीजन में दूसरी जीत है। मैच की बात करें तो टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी सीएसके ने बोर्ड पर 5 विकेट्स के नुकसान पर 192 रन लगा दिए। चेन्नई की ओर से एक बार फिर से संजू सैमसन की शानदार इनिंग देखने को मिली तो आयुष मात्रे ने भी ताबड़तोड़ रुख अपनाया। हालांकि दोनों ही खिलाड़ी अपनी हाफ सेंचुरी से चूक गए। संजू सैमसन ने 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 32 गेंदों में 48 रन बनाए तो युवा बल्लेबाज आयुष मात्रे ने 17 गेंदों में 6 चौके और 2 शानदार छक्कों की मदद से 38 रनों की पारी खेली। आखिर में डेवॉल्ट ब्रेविस की 41 और सरफराज खान की 23 रनों की पारी के दम पर सीएसके ने बोर्ड पर 192 रन लगा दिए। केकेआर की ओर से कार्तिक त्यागी ने 2 विकेट निकाले तो वैभव अरोड़ा, अनुकूल रॉय और सुनील नरेन को एक विकेट मिला। इसके बाद केकेआर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आई, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स 20 ओवर्स में 7 विकेट्स खोकर 160 रन ही बना सकी। केकेआर का कोई भी खिलाड़ी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सका। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 28 रनों की पारी खेली तो युवा खिलाड़ी अंकुश रघुवंशी ने 27 रन, विस्फोटक पारी के लिए पहचाने जाने वाले सुनील नरेन ने 24 रन, फिन एलन 1 रन, रिंकू सिंह 6 रन तो कैमरून ग्रीन बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। आखिर में रोवमैन पावेल और रमनदीप सिंह ने पारी को संभाला। रमनदीप सिंह ने जहां 35 रन बनाए तो रोवमैन पावेल ने नाबाद 31 रनों की पारी खेली, लेकिन वो भी अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। विनिंग टीम सीएसके की ओर से नूर अहमद ने सबसे ज्यादा 3 विकेट निकाले तो अंशुल कंबोज ने 2 और खलील अहमद और अकील हुसैन को एक विकेट मिला। 32 रनों से इस जीत के साथ ही सीएसके की इस टूर्नामेंट में ये लगातार दूसरी जीत है तो केकेआर को अभी भी सीजन में अपनी पहली जीत का इंतजार है। महाराष्ट्र के संजय शिरसत ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कई राज्यों की राजनीति पर टिप्पणी की। छत्रपति संभाजीनगर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बिहार की स्थिति पर कहा कि नीतीश कुमार अनुभवी नेता है, लेकिन मौजूदा हालात में भाजपा बहुमत में है और भविष्य के फैसले उसी के अनुसार होने चाहिए। उन्होंने भरोसा जताया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री भाजपा से होगा। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे पर कटाक्ष करते हुए शिरसाट ने कहा कि कांग्रेस का जनाधार वहां खत्म हो चुका है और ये दौरा केवल पार्टी को बचाने की कोशिश है। कानून व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने अमित शाह के बयान का समर्थन किया और ममता बनर्जी सरकार पर गुंडा राज को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। देखिए, नीतीश कुमार ने बिहार में मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बहुत अच्छा सा काम किया है। एक वो सीनियर लीडर है, लेकिन
बीजेपी की वहां मेजोरिटी है, ज्यादा संख्या बल बीजेपी का है, तो शायद मुझे लगता है कि ये कॉम्प्रोमाइज बेस पे, और वहां बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री जरूर बने। कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में कोई भी जनाधार नहीं है, लेकिन पार्टी टिके रहना या तो पार्टी के लिए हम भी इस लड़त में है ऐसा दिखाना, यही राहुल गांधी का मकसद है। वहां जाके कुछ उनके हाथ में तो गेंद होने वाली नहीं है, लेकिन अगर नहीं गए तो पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये डर उनको लगा रखा है। इसलिए राहुल गांधी वो दौरा करना चाहते, बाकी उसमें से कोई सत्ता परिवर्तन या तो कुछ नया चीज होगी, ऐसा कभी होने वाला नहीं। यूपी में आपने देखा होगा योगी राज आने के बाद वहां के गुंडों की क्या हालत हुई है। ये जो राज्य चलता है ये गुंडों के बलबूते पे ना चले, वो बाबा साहब अम्बेडकर के घटना पे चले, लोकशाही वहां प्रस्थापित हुए। और सब ये गुंडे जो है, जो दहशत करते हैं, जो लोगों को सताते हैं, जो बहुत सारे घोटालों में उनका नाम आता है, तो उनको जेल की हवा कैसी मिले, इसकी तैयारी जरूर भाजपा ने की है। और यूपी के धरती पे ही पश्चिम बंगाल में भी गुंडा राज खत्म करने के लिए आज भाजपा वहां बड़े ताकत से वहां का चुनाव लड़ रही है। सत्ता आने के बाद ये परिवर्तन होना जरूरी है। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव सामने आया है। सम्राट चौधरी को राज्य का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। तारापुर सीट से विधायक और भाजपा के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी अब तक उप मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें राज्य की कमान सौंप दी है। इस फैसले के साथ ही बिहार की सियासत में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच सम्राट चौधरी का कद लगातार बढ़ता गया और वे एनडीए के प्रमुख चेहरों में शामिल हो गए। पार्टी के भीतर उनकी संगठनात्मक पकड़ और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया। इस घोषणा के बाद एनडीए के कई नेताओं ने खुशी जताई और इसे राज्य के विकास के लिए सकारात्मक कदम बताया। आज सम्राट चौधरी शपथ लेंगे। बुधवार सुबह 11 बजे वे मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे, जिसके साथ ही वे औपचारिक रूप से बिहार की बागडोर संभालेंगे। अब देखना होगा कि उनके नेतृत्व में राज्य की राजनीति और विकास की दिशा किस तरह आगे बढ़ती है। बिहार को अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया है। तारापुर सीट से विधायक और बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम होंगे। उनके नाम पर सर्वसम्मति से मुहर लग गई है। बिहार की बदलती सियासी तस्वीर में सम्राट चौधरी एक बेहद अहम चेहरा बनकर उभरे। अभी तक सम्राट बिहार के डिप्टी सीएम के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री कहलाएंगे। बुधवार को सुबह 11 बजे सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सीएम बनाए जाने की घोषणा के बाद सम्राट चौधरी ने सभी का धन्यवाद किया और विचारधारा पर चलने की बात कही। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे पार्टी के अध्यक्ष संजय सरावगी जी को जरूर आश्वस्त करता हूं कि जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो विचारधारा है भारत को सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ मानने का और पार्टी को सबसे आगे खड़ा करने का, उस काम को लगातार हम करते रहेंगे, इतना जरूर आश्वस्त करते हैं। वहीं सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री पद के लिए ऐलान हो जाने के बाद एनडीए के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। काम करेंगे, नीतीश जी जैसे काम कर रहे थे, विश्वास है आपको? हाँ, हमने भी सुनी है बात कि सम्राट चौधरी जी को भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और जाहिरतन जो भाजपा विधायक दल के नेता होंगे वही मुख्यमंत्री के ये होंगे, दावेदार होंगे और उन्हीं को एनडीए विधानमंडल की बैठक जो अभी होने जा रही है उसमें उन्हीं के नाम पर मुहर डालेगा। इसलिए सम्राट चौधरी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। बिहार आज एक नए नेतृत्व में एक अगले पड़ाव की ओर अग्रसर हो रहा है और अगले 5 साल यकीनन मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार में बिहार के लिए स्वर्णिम काल की तरह
अगले 5 साल होंगे, ये मैं मानता हूँ। विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में बिहार तीव्र गति से इन 5 सालों में आगे बढ़ने का कार्य करेगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। निश्चित रूप से पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार जी के काम को आगे ले जाएंगे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। 20 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, देखिए एक तो यह भावुक क्षण है, एक तरह से लोग तरफ से दुख व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति का यही नियम है, कोई जाएगा तभी कोई आएगा। 20 साल तक उन्होंने सेवा की है और ऐसे भी बिहार ऐसे बाहर जाकर के कोई बिहार से बिछुड़ नहीं रहे हैं, दिल्ली जाकर भी वहां से भी बिहार की सेवा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भी इस पर प्रतिक्रिया आई। उनकी माने तो सम्राट का सीएम बनना चुनाव से पहले ही तय हो चुका था और सम्राट तो लालू जी से ही राजनीति सीख कर आए हैं। तो चुनाव से पहले ही तय था, इसमें कहाँ किसी को सब कुछ दिखाई दे रहा था। तय हुआ कि भाई नीतीश जी को रहने नहीं देगा ये लोग, भाजपा के लोग चुनाव के बाद जी। और जो भी जिनका नाम आया है सम्राट चौधरी, तो लालू जी के पाठशाला के, तो लालू जी के ही इर्द गिर्द जो है बिहार की राजनीति जो है चलती रहेगी। लेकिन अब बीजेपी सरकार है बिहार में, तो अब क्या आप कैसे देखते हैं आने वाले फ्यूचर को? अगर बिहार के पर्सपेक्ट में हम बात करें तो बीजेपी को एक मौका। 20 साल बीजेपी भी साथ में राज किया जी, बिहार का खजाना खा लिया। इंडस्ट्री नहीं है, कारखाने नहीं है, पढ़ाई दवाई में फेल है, बेरोजगारी चरम पर है, पलायन अधिक है, सबसे गरीब राज्य बिहार है। जबकि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद के लिए नामित हो जाने के बाद उनके गृह जिले में जश्न मनाया जा रहा है। लोग खुश हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। करीब 2 दशकों तक बिहार की सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार के बाद अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो चुका है। उनको बीजेपी के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और अब शपथ ग्रहण 15 अप्रैल को होने वाला है। इसे बीजेपी की बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है, क्योंकि बिहार में लंबे समय बाद बीजेपी का सीएम गद्दी पर बैठेगा। अयोध्या में अखिलेश यादव के हालिया बयान को लेकर संत समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। सपा प्रमुख द्वारा योगी आदित्यनाथ पर की गई टिप्पणी के बाद कई संतों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। साकेत भवन मंदिर के पीठाधीश्वर महंत सीताराम दास जी महाराज ने अखिलेश यादव की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें नकली हिंदू बताया और उनकी तुलना कालनेमी से की। उन्होंने कहा कि अखिलेश के भीतर संस्कारों की कमी है और उनकी सोच गलत दिशा में जा रही है। वहीं स्वामी करपत्री महाराज ने भी इस बयान का विरोध करते हुए इसे अनुचित बताया है। संतों का कहना है कि राजनीतिक बयानबाजी में मर्यादा बनाए रखना बहुत जरूरी है। को खुश कर, देखिए जो दूसरों को कालनेमी कहता है वो स्वयं कालनेमी होता है, और अखिलेश यादव जी तो स्वयं कालनेमी हैं और नकली हिंदू हैं। इसीलिए सनातन संस्कृति साधु संतों को लेकर के, माता सीता को लेकर के विवादित बयान देते रहते हैं। अभी अखिलेश यादव ने कहा कि योगी नकली साधु है, जिस तरह रावण ने साधु भेष बना करके माता सीता को हरण किया। और बंगाल की जनता से निवेदन है कि ऐसे नकली साधु को भगा दिया जाना चाहिए। इसकी मानसिकता सोच कैसी है अखिलेश यादव की? अखिलेश यादव लगातार संस्कृति सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, केवल मुसलमान भाइयों को खुश करने के लिए। और अखिलेश यादव जी कभी भी उत्तर प्रदेश के मुखिया नहीं बन सकते, मुखिया बनने के काबिल नहीं है। जो समाज में नफरत फैलाता है, समाज को तोड़ता है, ऐसे मुखिया समाज में क्या भला चाहेगा करना। इसीलिए अखिलेश यादव की मानसिकता सोच खराब है। अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ जी से ज्ञान ले लेनी चाहिए और योगी के चरणों में माफी मांगना चाहिए। जब तक साधु संतों से माफी नहीं मांगेगा अखिलेश यादव, तब तक हम लोग क्षमा नहीं करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में सम्राट युग की शुरुआत आज सुबह 11 बजे लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। बिहार को मिला भाजपा का पहला सीएम, जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम भी लेंगे शपथ। नीतीश के इस्तीफे के बाद नई सरकार तैयार। बिहार की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत हो गई है, जिसे सम्राट युग के रूप में देखा जा रहा है। सम्राट चौधरी आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और राज्य की कमान संभालेंगे। इसके साथ ही बिहार को भाजपा का पहला मुख्यमंत्री मिल जाएगा।
जो सियासी लिहाज से एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। ये बदलाव नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद संभव हुआ, जिसके बाद एनडीए ने तेजी से नया नेतृत्व तय किया। सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया और उन्होंने राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया है। आपको बता दें, बिहार की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत हो गई है, जिसे सम्राट युग के रूप में देखा जा रहा है। सम्राट चौधरी आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लखनऊ उत्तर प्रदेश ब्रजेश पाठक आज बिहार में आयोजित मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इस मौके पर कई राज्यों के नेता और गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। सूत्रों के अनुसार ये समारोह राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां विभिन्न दलों के नेताओं की मौजूदगी से राष्ट्रीय स्तर पर संदेश देने की कोशिश होगी। ब्रजेश पाठक की उपस्थिति भी इसी क्रम में अहम मानी जा रही है। समारोह में भाग लेने के बाद उनके अन्य नेताओं से मुलाकात की संभावना जताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में आज शपथ ग्रहण होने जा रहा है। मैं सम्राट जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। पूरी एनडीए सरकार जो आने वाली है उसको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और आदरणीय नीतीश जी का और भाजपा नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बिहार अब तेजी के साथ बढ़ेगा और नीतीश जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं उन्हें आगे बढ़ाने का काम सम्राट जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में आज शपथ ग्रहण होने जा रहा है। मैं सम्राट जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। पूरी एनडीए सरकार जो आने वाली है उसको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और आदरणीय नीतीश जी का और भाजपा नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बिहार अब तेजी के साथ बढ़ेगा और नीतीश जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं उन्हें आगे बढ़ाने का काम सम्राट जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में आज शपथ ग्रहण होने जा रहा है। मैं सम्राट जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। पूरी एनडीए सरकार जो आने वाली है उसको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और आदरणीय नीतीश जी का और भाजपा। नोएडा उत्तर प्रदेश सेक्टर 63 के ए ब्लॉक में बुधवार को श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बड़ी संख्या में मजदूर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए, जिससे इलाके में हलचल बढ़ गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें लंबे समय से वेतन, काम की स्थिति और अन्य बुनियादों सुविधाओं को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। स्थानीय प्रशासन और श्रमिक प्रतिनिधियों के बीच बातचीत की कोशिशें भी जारी है ताकि जल्द से जल्द समाधान निकाला जा सके। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शांति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 63 के ए ब्लॉक में बुधवार को श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बड़ी संख्या में मजदूर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए, जिससे इलाके में हलचल बढ़ गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें लंबे समय से वेतन, काम की स्थिति और अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। स्थानीय प्रशासन और श्रमिक प्रतिनिधियों के बीच बातचीत की कोशिशें भी की जा रही हैं ताकि जल्द से जल्द समाधान निकाला जा सके।
अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शांति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।